समाज में एक विद्वेष का भाव जो धीरे धीरे पनप रहा है वो शांत हो सकता है। अगर इस राज्य में जो भी रहते हैं वे सभी ये महसूस करें कि झारखंड हमारा भी राज्य है। वैसे राजनीतिक दलों की वोट बैंक भी खिसकती नजर आ रही है। भाषा का मुद्दा वोट बैंक का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लाल मरांडी के पूर्व सीएम उस समय भी इसका दंश राज्यवासियों ने देखा। बाबूलाल मरांडी जी ने भी जो किया था वह बिहार के 1980 के लेबर डिपार्टमेंट के सर्कुलर के आधार पर ही किया था। स्थानीय नीति को लेकर बार बार ये उभरती है सवाल, लेकिन जब सत्ताधारी दल जब काबिज हो जाते हैं सत्ता पे, उसके बाद फिर इस पर थोड़ा सा ढुलमुल रवैया की तरह बातें मालूम पड़ती है। तो ऐसा क्यों? कोई ऐसी नीति बने जो संविधान के किसी एक प्रावधान के विरोध में न हो, नहीं तो न्यायालय बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप सबों के बीच एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। मैं हूँ मनोज सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक सरयू राय जी। हम उनसे तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं, खास करके राजनीति के वर्तमान हालात पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरह से उहापोह की स्थिति राज्य में अभी भाषा भाषी को लेकर जो बनी हुई है, तो सरकार को इस पर किस तरह का निर्णय लेने से जो समाज में एक विद्वेष का भाव जो धीरे धीरे पनप रहा है वो शांत हो सकता है? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में हमेशा ही प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता रहती है। सरकार में जो हैं उनसे किसी की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता है तो वह ऐसे सवाल उठाता है जिससे सरकार पसोपेश में पड़े। अभी वैसी ही स्थिति है। झारखंड राज्य को बने हुए 21 वर्ष हो गया। अगर इस राज्य में जो भी रहते हैं वे सभी ये महसूस करें कि झारखंड हमारा भी राज्य है, ये भावना पनपेगी तो राज्य में शांति रहेगी, समरसता रहेगी, राज्य तेज़ी से विकास करेगा और विकास करेगा तो उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। वर्तमान स्थिति में एक विवाद खड़ा हो गया है, भाषा के नाम पर हो गया है। मैं इस पर गहराई से विचार करता हूं तो लगता है कि प्याले में तूफान खड़ा कर दिया गया। सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने एक निर्णय लिया। अब उस निर्णय से क्या लाभ होगा किस भाषा वाले को, ये उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर कोई समूह या कोई दल, कोई नेता इस बारे सवाल उठाता है तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस मामले में एक आम राय बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जो लोग भाषा का विवाद खड़ा कर रहे हैं, खास करके उन भाषाओं के बारे में जिनको ये मानते हैं कि बिहार के मूल की भाषाएं हैं। हालांकि मेरी समझ में कोई भाषा किसी राज्य की नहीं होती है, भाषा पूरे देश की होती है और हर व्यक्ति को अपने भाषा के प्रति स्वाभिमान और सम्मान रहता है। तो अगर इसको हम संवेदना के स्तर पर छेड़ेंगे, स्वाभिमान के स्तर पर छेड़ेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब प्रतिक्रिया होगी तो जो क्रिया करने वाले हैं उनको भी इसका लाभ मिल सकता है, दोनों को ही मिल सकता है, राजनीतिक लाभ मिल सकता है, मगर ऐसे लाभ क्षणिक लाभ होते हैं। इसलिए जो इस बात को उठा रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत वर्मा तो गए थे राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, उनके साथ विकास चौधरी भी थे, तो इन लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि बोकारो और धनबाद के 2 जिलों में अगर भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका की भी मान्यता भाषा के रूप में मिल जाएगी, जिला के भाषा के रूप में, तो इससे किसको कितना नुकसान होगा और किसको कितना फ़ायदा होगा। अगर हम भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका को हटा दें, चलिए नहीं मान्यता देंगे, तो इसका कितना लाभ किसको मिलेगा, ये बात तय हो जाएगी और ये बात आम जनता के सामने आना चाहिए। हम लोग के यहाँ एक कहावत चलती थी गाँव में कि किसी ने गांव में अफवाह उड़ा दिया कि कौवा सबका कान लेके भाग रहा है, और लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा कान हमारे गर्दन के ऊपर है कि नहीं है, और सब कौवा के पीछे भाग रहे हैं कि अपना कान इससे हमको छुड़वाना है। कुछ ऐसी स्थिति इस मामले में भी हो गई है। इसलिए दोनों ही पक्ष इस बारे में स्पष्ट कर दें, और मैं तो मांग करूँगा मुख्यमंत्री जी से सर्वदलीय बैठक बुला लें, उस पर विचार करेंगे। और दूसरा कि इस राज्य में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, एक भाषाई जनगणना के आंकड़े सामने आ जाए और जिसकी जो संख्या है
उस संख्या के आधार पर उसको स्थान मिल जाए, ये अगर करना है तब। और नहीं तो इस तरह के जो विवाद चलते रहेंगे, इससे कुछ दिन अशांति रहेगी, समरसता भंग होगी, परस्पर द्वेष होगा और माना जाएगा कि इस राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस राज्य के नहीं हैं। ये 2015 नवंबर को जब झारखंड अलग हुआ तो उसके एक दिन पहले तक तो ये झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, और जब अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को, तो जो इस क्षेत्र में रह गए, पहले बिहार में थे, उसके बाद अभी झारखंड में हैं, तो वे भी उतने ही झारखंडी हैं जितना वे पहले बिहारी थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले बिहार में एक झारखंड था, अब झारखंड में भी एक बिहार बसता है, तो इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि उदार होकर बड़े मन से अगर जो लोग यहाँ को अपना मूलवासी मानते हैं, ये लोग सभी को समेट कर चलेंगे, और जिस तरह से हिंदुस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो जो मुसलमान यहाँ रह गए वो तो भारतीय हैं, नहीं भारतीय जितने हम भारतीय हैं। इसलिए 2015 नवंबर को जो इस राज्य में रह गए वे भी उतने ही झारखंडी हैं जितने बाकी हैं। तो क्या लगता है कि कल तक जिस तथाकथित अपने पुराने और बड़े राजनीति दल होने का दावा जो किया करते थे, वैसे राजनीतिक दलों की वोट बैंक भी खिसकती नजर आ रही क्या? देखिए, वोट बैंक तो मुद्दे के आधार पर आता जाता रहता है ना। आज किसी का वोट बैंक खिसकेगा और कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो वोट बैंक वापस हो जाएगा। इसलिए भाषा का मुद्दा वोट बैंक का मुद्दा नहीं होना चाहिए। भाषा बोलने वाले सभी दलों को वोट करते हैं, जिनको उम्मीदवार पसंद आता है, जिनको दल पसंद आता है, और चाहे कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी बोली बोलते हैं। इसलिए इसको थोड़ा हमको इसको बड़े वितान पर समझना चाहिए, जानना चाहिए। और कोई मुद्दा हम उठाते हैं तो उससे किसको कितना नुकसान है, किसको कितना फ़ायदा है, इसकी समझदारी आम लोगों के बीच में बन जाएगी, तो इस तरह का आंदोलन खड़ा करने वाले लोगों का भी दायरा सीमित हो जाएगा। क्या लगता है 1932 जो सेंटिमेंटल बात जो एकदम सुनने में भी लगता है, और 1932 का ही खास तौर पे बात उभर कर सामने आता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के पूर्व सीएम, उस समय भी इसका दंश राज्यवासियों ने देखा। देखिए, ये बात उठी थी क्योंकि जब बिहार झारखंड एक था तब 1980 में लेबर डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर था, जिसमें माना गया था कि हमको पहचान करनी है तो खतियान उसका एक आधार होना चाहिए। तो आज 1932 की जो बात करते हैं वो उसी को लेकर करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने भी जो किया था वह बिहार के 1980 के लेबर डिपार्टमेंट के सर्कुलर के आधार पर ही किया था। अब एक बार उसका नतीजा बाबूलाल मरांडी जी के समय में आ गया, और उन्होंने जो स्थानीय नीति बनाई थी उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम कोई मुद्दा विपक्ष में रहकर उठाते हैं जितनी तल्खी से, अपनी तल्खी से हम उसको लागू करने की स्थिति में सरकार में जाने के बाद नहीं रहते हैं। कारण कि जब हम सरकार में किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारे निर्णय संविधान, नियम, कानून से नियंत्रित होते हैं। तो अगर कानून में, नियम में, संविधान में लगता है कि अनुकूल है कि 1932 से खतियान को माना जाए तो कहाँ किसी को आपत्ति होगी। इसलिए 1932 से खतियान का मामला जो उठाते हैं वो इसको संविधान उचित सिद्ध कर दें, इस पर विचार हो जाए, न्यायपालिका विचार कर दे, विधिक जगत के प्रमुख लोग विचार कर दें कि हमारा जो संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था, तो उस संविधान के जो प्रावधान हैं वो 1932 से खतियान से मेल खाते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होगी। एक तबका ये कहता है, झारखंड की ही एक तबका ये कहता है कि राज्य में जितने भी लोग हैं, चाहे कहीं के भी हों, वो कमाएं खाएं, लेकिन अगर हिस्सेदारी की बात हो तो उसमें थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसे किस रूप से देखना चाहिए? ये इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे संविधान के प्रावधानों में है। संविधान तो कहता है कि आप कहीं बस सकते हैं, कहीं रोजगार कर सकते हैं, कहीं शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये कहता है। साथ ही कोई व्यक्ति कितना दिन तक किसी एक जगह पर रह जाएगा तो वह उस जगह का माना जाएगा। इसके बारे में रघुवर दास जी की सरकार थी तो उन्होंने 1985 को मान लिया था। मेरे जैसा आदमी मानता है कि 2000 में जिस दिन झारखंड अलग हुआ उसको कट ऑफ डेट मानना चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, तो इस पर तो हमको एक आम सहमति बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज कोई व्यक्ति बाहर से आ गया है, रोजगार कर रहा है, नौकरी करने आया,
उसके बाल बच्चे हो जाएंगे। बाल बच्चे तो यहीं के हैं, यहीं पैदा हुए। उनका तो अपने पिता के मूल स्थान से कोई संबंध नहीं रह जाता है, और जो मूल स्थान से बहुत दिन तक दूर हो गया है तो उसको मूल स्थान भी अब नहीं पहचानता है। कोई बिहार का है, यूपी का है, कहीं का है। आज अगर अपने घर पर जाए 25-50 साल के बाद तो पता चलेगा कि ना हमारी ज़मीन है, ना हमारा घर है, ना हमारी रिश्तेदारी है, हम तो वहाँ बेगाने हैं। तो नो मैंस लैंड की तरह ऐसे लोगों की जमात हो जाएगी जो कहीं की नहीं है। तो जब ये जमात हो जाएगी तो ऐसी जमात को भी आपको अधिकार देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में राज्य में के शीर्ष पद पर आसीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले मीडिया में बयान देते हैं कि ये कुछ जो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ के लोग डोमिनेंट मगही भोजपुरी भाषा वाला विवाद काफ़ी सामने आया था उभर कर। उसके बाद फिर कैबिनेट उसको पास भी कर देती है। तो सरकार की इस मंशा को किस विचार देते हैं? देखिए, इसमें सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा कुछ ही रहे, मगर जब वो शपथ लेकर मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो उनको देखना पड़ेगा कि हमारी जो मंशा है वो संविधान के प्रावधान के हिसाब से कितना मेल खाती है। यही स्थिति है कि हेमंत सोरेन जी का जो अपना अनुभव रहा है, उनके दल का जो अपना अनुभव रहा है, उस अनुभव के साथ जब वो शासन में कुर्सी पर बैठते हैं तो उस अनुभव को परिमार्जित करने के बाद ही लागू कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई बोकारो और धनबाद में वहाँ जो ये भाषाएं हैं, भोजपुरी है, मगही है, मछली है, इनका है, इसको भी स्थान मिलना चाहिए। ये रांची और जमशेदपुर जैसे जो बड़े शहर हैं, यहाँ भी ऐसे भाषाओं वाले के बोलने वाले लोगों का बहुत बड़ा वर्ग है। जितने भी शहरी क्षेत्र है वहाँ भी मगर चूँकि ये सभी स्थान पहले से 5वीं अनुसूची के दायरे में आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, इसलिए इसमें ये प्रावधान नहीं लागू हो सकते। दूसरा कि मान लीजिए पलामू है, गढ़वा है, यहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं, वे अगर बस जाते हैं जाकर बोकारो में, धनबाद में, तो उनके अधिकार को तो आप नहीं सुन सकते हैं साहब। जो हमारा पेरिफेरल एरिया है, नहीं जो हमारा सीमावर्ती इलाके हैं, गढ़वा है, पलामू है, कोडरमा है, चतरा है, गोड्डा है, साहेबगंज है, इनके बारे तो हमको सोचना पड़ेगा कि जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं इनकी रोटी बेटी का भी संबंध है, सांस्कृतिक संबंध भी है, भाषा का संबंध भी है। तो एक बार जब ये उनका क्षेत्र बिहार से अलग हो गया, एक सीमा रेखा हमने भौगोलिक खींच लिया, तो ये सभी चीज़ें तो भौगोलिक सीमा के हिसाब से हम नहीं बांट सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो भूगोल के बाहर की हैं। इसलिए मेरी समझ से इसमें लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मैं तो बात होगी तो मैं पूछूँगा आजसू के मित्रों से भी या भाजपा की भी जो लोग समर्थन कर रहे हैं कि भाई आप ये बता दीजिए कि आप जो कह रहे हैं उसको करना कितना संभव है, कितना मुनासिब है, और इसको करने के लिए आपको क्या क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे। आज भावना भड़काने के लिए, कुछ समर्थन लेने के लिए हम इस बात को कहें वो अपनी जगह ठीक है, मगर जो दल काम करते हैं, पंजीकृत हैं हमारे चुनाव आयोग के साथ, जो संविधान की संस्था है, तो इनको गौर करना चाहिए। और जब हम इन पहलुओं पर विचार करके राजनीति करेंगे तो 21 साल के बाद आज जो बहुभाषा की स्थिति है, बहुसंस्कृति की स्थिति है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भाई हर 10 कोस पर वाणी बदलती है और हर 15 कोस पर पानी बदलता है। तो वाणी और पानी में जो बदलाव होता है उसके कारण से झारखंड में भी दर्जनों भाषाएं हैं। बंगाल रहता, उड़ीसा रहता, तो ये होता कि चलिए उनकी एक भाषा है, इस राज्य की कोई एक भाषा तो है। इसलिए सामाजिकता के नाते आप सबको मिलाना चाह रहे हैं। जब सबको मिलाना चाहते हैं तो वास्तव में सबको मिलाइए, इसमें कुछ को छांट दीजिए, ये ठीक नहीं। ये एक अंतिम सवाल पूछेंगे। स्थानीय नीति को लेकर बार बार ये उभरती है सवाल, लेकिन जब सत्ताधारी दल जब काबिज हो जाते हैं सत्ता पे, उसके बाद फिर इस पर थोड़ा सा ढुलमुल रवैया की तरह बातें मालूम पड़ती है। तो ऐसा क्यों? इसलिए हमने पहले भी कहा था कि हम चुनावी वादे के हिसाब से अपने दल के लिए हम ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, उसके हिसाब से भावनात्मक बातें हम जितना भी करेंगे। जब हम सरकार में जाएंगे तो हमारे सामने संविधान है, उसके प्रावधान है। कोई ऐसी नीति बने जो संविधान के किसी एक प्रावधान के विरोध में ना हो, नहीं तो न्यायालय बैठे हुए हैं। या तो आप कहिए कि संविधान बदल दो भाई भारत का, भारत के संविधान में ही अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग स्थिति कर दो, तो आराम से चीज़ें लागू की जा सकती हैं। इसलिए हम सभी जो राजनीति में आते हैं, शासन चलाना चाहते हैं, लोक कल्याण करना चाहते हैं, उनको इन मौलिक बातों पर गौर करना होगा। तभी यहाँ सामाजिकता भी होगी, समरसता भी होगी और शांति भी होगी।
ये थे झारखंड की राजनीति के गुरु और चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय। और 1932 का मुद्दा हो या फिर स्थानीय नीति का बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को काफ़ी टू द पॉइंट रखने का प्रयास किया और रखा। अगली बार फिर एक नए शख्सियत से मुलाकात कर हम नई चीज़ों को आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए